प्रिय छात्रों, एक बार फिर आज हम कक्षा 12 हमारा संस्कृत विषय उसका कारक प्रकरण जो है, कल हमने अपादान कारक कंप्लीट किया था, तो आज हम शुरुआत करेंगे षष्ठी विभक्ति की। देखिए बेटा, षष्ठी विभक्ति जो है ये कारकों की गिनती में नहीं आती है। संबंध जो है वो कारक की संख्या में नहीं आता है, लेकिन संबंध भी जो है षष्ठी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है जब किसी का किसी से संबंध प्रकट हो। जैसे पिता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, ये सब एक दूसरे के क्या है संबंध, वस्तु संबंध भी हो सकते हैं। तो जहाँ संबंध होते हैं वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जिसका चिन्ह आपको पता है, संबंध का, के, की और रा, रे, री। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमें सूत्र के तहत आंसर करना है, उत्तर करना है, तो देखिए सबसे पहला जो इसका सूत्र है नंबर 1, उसको कहते हैं षष्ठी से। षष्ठी से षष्ठी से केवल ये वो संबंध को ही प्रकट करने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है, षष्ठी से। ठीक है, इसमें केवल हम इतना ही लिखेंगे कि संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार फिर सुन ले, संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है षष्ठी से। जैसे राजा का पुरुष राज्ञः पुरुष अस्ति। ठीक है, दोनों में संबंध हो गया, राज्ञः पुरुष, तो राज्ञ के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। सूत्र है षष्ठी से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे गंगाया जलम, गंगा या जलम, तो यहाँ गंगा का जल, तो गंगा और जल में दोनों में संबंध हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी से। और कौन सी विभक्ति के कारण, षष्ठी विभक्ति के कारण से। ठीक है, एक उदाहरण और लिख लो, वृक्षस्य शाखा, वृक्षस्य शाखा, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो गंगाया में षष्ठी थी, यहाँ वृक्षस्य में षष्ठी हो गई। दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य दशरथस्य पुत्र है, अर्थात दशरथ और पुत्र दोनों में संबंध हो रहा है। यानी कहने का मतलब जहाँ संबंध प्रकट होगा वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये पहला सूत्र आपके सामने था षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखेंगे हम लोग। अगला जो हमारा सूत्र रहेगा षष्ठी विभक्ति के लिए वो होगा षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोग में वही है जब प्रयोजनवाचक कोई शब्द आए, प्रयोजनवाचक जब शब्द हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी किसी भी कार्य का करने का कोई प्रयोजन हो, कारण हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखेंगे अर्थात, एक शब्द है हेतु, अर्थात हेतु शब्द के योग में, हेतु शब्द के योग में हेतु यानी कोई कारण हो या प्रयोजन हो। कारण या प्रयोजन दोनों अर्थ के लिए यहाँ हेतु शब्द प्रयोग होता है, और हेतु जब आता है तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो एक लाइन लिख लेंगे परिभाषा के तौर पर कि अर्थात हेतु शब्द के योग में कारण या प्रयोजन, वाचक शब्द और हेतु शब्द, वाचक शब्द और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे से अन्नस्य हेतु वस्ति। दिख रहा होगा बेटा वाक्य कि वह अन्न के कारण रहता है, तो यहाँ पर रहने का जो कारण हो गया वो क्या हो गया, अन्न।
अन्न की कारण से, प्रयोजन से वो रह रहा है, इसलिए जिसमें कारण है, जो कारण है उसका अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। स पठनस्य हेतु, स पठनस्य हेतु, पठनस्य हेतु अत्र वस्ति, अत्र वस्ति, वह पढ़ने के कारण, अध्ययन के कारण, पठनस्य हेतु, अध्ययन के कारण यहाँ रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रयोजन हो रहा है, आपको साफ नज़र आ रहा है। रहने का प्रयोजन क्या है? पढ़ाई, अध्ययन करना। इसलिए हेतु शब्द के कारण जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। बात समझ में आई होगी। तो देखिए, ये दूसरा सूत्र केवल इतना ही कहता है कि षष्ठी हेतु प्रयोग, यानी जब भी आपको विभक्ति को केवल पहचान करनी है पेपर में, क्योंकि रेखांकित पद मिलेगा आपको, रेखांकित शब्द के नीचे आपको ये लाइन खिंची हुई मिलेगी, तो उसमें केवल आपको विभक्ति पहचान करके उसी विभक्ति में फिर सूत्र की खोज करनी है। तो यहाँ जब हम ऐसे देखते हैं तो हेतु आ रहा है, तो हेतु की वजह से षष्ठी विभक्ति सूत्र हो जाएगा षष्ठी हेतु प्रयोगी। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र जो है हमारा, अगला सूत्र है कर्तृकर्मणों, कर्तृकर्मणों, कर्तृकर्मणों कृति, कृतिकर्मणों। देख, कृति बेटा एक शब्द है, धातु है कृत, करना। ठीक है ना, कृत। इसकी वजह से कर्ता और कर्म में भी षष्ठी हो जाती है। कर्तृ का मतलब होता है कर्तृ यानी कर्ता, और कर्मणों यानी कर्म, इन दोनों में भी इस कृत की वजह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। तो लिखेंगे अर्थात, अर्थात कृत, कृत धातु के प्रयोग में, कृत धातु के प्रयोग में कर्ता और कर्म में, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य है कृति अस्ति। यहाँ पर कृति शब्द के कारण यहाँ पर कृष्णस्य जो है करने वाला है, कर्ता, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है बेटा, छोटा सा सूत्र है, ध्यान रखना है। अगला जो हमारा सूत्र है, इम्पोर्टेंट सूत्र जो है षष्ठी विभक्ति का, वो है यतस्य निर्धारणम। चौथा सूत्र हमारा यतस्य निर्धारणम। बहुतों में से एक को जब अलग छाटा जाता है, निर्धारण किया जाता है, छाटा जाता है, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिखेंगे अर्थात, अर्थात बहुतों में से, अर्थात बहुतों में से एक को छाटने के अर्थ में, एक को छाटने के अर्थ में जिसमें से छाटा जाए, जिसमें से छाटा जाए उसमें षष्ठी, ध्यान से सुनना, उसमें षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। जैसे पर्वता नाम, पर्वता नाम हिमालय, हिमालय उच्चतम, उच्चतम। ठीक है बेटा। देखिए, पर्वतों में जो है हिमालय वो सबसे ऊंचा है, तो यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन उनमें से छाटा किसको गया है? हिमालय को। तो जब निर्धारण हो तो वहाँ पर भी हम षष्ठी, अगर यहाँ सप्तमी भी आ सकती है, आपके लिए रेखांकित यहाँ षष्ठी है तो आप षष्ठी के हिसाब से लिखेंगे यतस्य निर्धारणम। यहाँ पर्वतेषु भी आ सकता है, पर्वतेषु, पर्वतेषु आएगा तो सप्तमी है, लेकिन वही सूत्र यही काम करेगा, यतस्य निर्धारणम। ठीक है। ऐसे एक उदाहरण और देख लो, जैसे कविसु या फिर कवि नाम, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी दोनों आ सकती है। कविसु, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में कालिदास जो है सबसे श्रेष्ठ है, तो
तो यहाँ बहुत सारे कवियों में से एक कवि को चुना गया है, निर्धारण किया गया है। इसलिए यतस्य निर्धारण के माध्यम से यहाँ सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये चौथा हमारा जो सूत्र था वो षष्ठी विभक्ति के लिए था, और अभी इसके कुछ और सूत्र बचे हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे बेटा, क्योंकि समय थोड़ा निश्चित है। आपके पास भी इनको डाउनलोड करने के लिए या इनको देखने के लिए टाइम ज़रूरी है, तो आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देखिए और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते रहें। आगे अगला जो हमारा सूत्र होगा अगले हम वीडियो में देखेंगे। लगातार बने रहें। धन्यवाद।